ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो देखा था वो क्या क्या पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ऑप्टिक्स डिस्कस किया था। ऑप्टिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रोपागेशन और ट्रांसमिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट के विषय में जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसका स्टडी करना, या लाइट जब ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिशन का मतलब मैंने कल समझाया था कि कोई एनर्जी या वेव या बहुत छोटा पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो जाती है तो इसके आने जाने को हम कहते हैं ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो हम नहीं कहेंगे कि आप ट्रांसमिट हो रहे हो। आप बाइक चला रहे हो तो हम नहीं कहेंगे कि आप ट्रांसमिट हो रहे हो। सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, बहुत फास्ट चलती हैं, बट हम उसको नहीं कह सकते कि उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन जब लाइट सन टू अर्थ आता था हम कहते हैं लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ और ये किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड आप तक पहुंच रहा है तो मैं कहूँगा साउंड ट्रांसमिट हो रहा है। तो कोई एनर्जी, वेव या बहुत छोटा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से अगर चलता है और वो कहीं से कहीं जाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसमिशन। और जब बड़ी चीजें जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हम उसके लिए मोशन वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? तो ट्रांसमिशन और मोशन दोनों में फर्क है। कहाँ कब यूज करते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। आगे बढ़े तो ये जो चीज़ है ऑप्टिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं। हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स कितने तरह के होते हैं। एक हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। दूसरा कौन सा? वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है? दैट ऑप्टिक्स इन विच वी कंसिडर लाइट रेज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज रे ऑप्टिक्स। इसी का एक और नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या नाम है बोलो? क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर ऑप्टिक्स का जो पूरा मैथमेटिक्स सब आपको पढ़ने को मिलता है रे ऑप्टिक्स में ही। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? दैट ऑप्टिक्स इन विच वी कंसिडर द लाइट रेज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स। मतलब लाइट को जब वेव की तरह कंसिडर करते हो उस ब्रांच को हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। फाइनली एक हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि लाइट से जो जितने सारे फेनोमेनाज होते हैं उसमें से कुछ लाइट को पार्टिकल मान के हम प्रूव करते हैं। लाइट का जो बिहेवियर है, पार्टिकल बिहेवियर है, पार्टिकल नेचर है, उससे हम प्रूव कर पाते हैं। और लाइट का जो वेव नेचर है, वेव वाला जो बिहेवियर है, उससे हम कुछ फिनोमेना को प्रूव कर पाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अगर आप इस पे मैं थोड़ा सा आपको और डीप बताऊं कि सर कौन कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो लाइट के पार्टिकल नेचर से प्रूफ होता है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलो? रिफ्लेक्शन ऑफ। एक आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला ये मैं वो लिख रहा हूं जो आप पार्टिकल नेचर से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है। तीसरा एक है आपको जो क्लास 12 में अभी नहीं मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप या जो मतलब रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं, इन सबको आप पार्टिकल नेचर से चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी प्रूफ कर सकते हो, पार्टिकल नेचर से प्रूफ होते हैं। ये तीनों के तीनों किससे प्रूफ होते हैं? पार्टिकल नेचर से। आई बात समझ में? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अगर बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस बात पे डिबेट किया कि नहीं लाइट जो है सो कि पार्टिकल, लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है या नहीं होता, या उसके साथ साथ एक और नेचर होता है जिसका नाम है वेव नेचर। तो वेव नेचर से कौन कौन से जो फिनोमेना है वो प्रूफ हो जाते हैं, कौन कौन से लॉज प्रूफ हो जाते हैं? तो पहला तो आपका यही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज हैं वो भी प्रूफ हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी प्रूफ हो जाता है। मजे की बात यह है कि एक फिनोमेना आपको पढ़ने को मिलेगा आगे चल के, डिफ्रैक्शन। क्या मिलेगा?
डिफ्रैक्शन, थोड़ा सा मैं आपको हिंट तो कर ही दूंगा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन, जैसे लाइट जब ट्रांसमिट होती है ना, और मान लो कोई ओपनिंग है, जैसे कोई होल है, जैसे मान लो ये दीवार आपको दिख रहा है सामने, अब दीवार है, मान लो इसमें कोई एक ईंटा निकाल दो, कोई ईंट ऐसे ब्रिक्स निकाल दो, इसके अंदर होल कर दो, और लाइट बाहर से इस कमरे के अंदर आ रही है, तो आप गौर करोगे क्या कि जब उस होल से लाइट अंदर की तरफ आ रही है ना, तो किनारे पे हल्का सा ऐसे बेंड करती है, किनारे पे हल्का सा ऐसे बेंड करती है आके, ऐसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो आप? इसका एक जीता जागता मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको यहाँ से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने आपसे ये बोला कि यहाँ पर गौर करना, ये मैंने एक दीवार खड़ा कर दी, ठीक है, ऐसे दीवार खड़ा कर दी, और यहाँ पर एक पर्दा लगा दी, एकदम व्हाइट पर्दा, ठीक है, ये स्क्रीन है, क्या बोलो, एक स्क्रीन है, और यहाँ पे हमने एक लाइट का सोर्स रखा, क्या बोलो, ये एक लाइट सोर्स है। यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, सोचो, वेव के फॉर्म में निकलेंगी या पार्टिकल के फॉर्म में निकलेंगी, जो डिस्कस करना है करो, जो दिमाग में रखना रख लो, यहाँ से बहुत सारी लाइट निकलेंगी। अब सोचो ये मैंने दीवार खड़ा कर दिया, आप आपको क्या लग रहा है कि आप एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से एक लाइट ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे सीधे जाएगी, आप गौर करोगे कि इसके बाद जो लाइट रेज जो इधर आ रही होंगी उसको तो ये दीवार रोक लेगा। सोचो, इधर जितनी सारी लाइट रेज आएंगी उनको ये दीवार वॉल क्या करेगा, रोक लेगा। अगर ये वॉल रोक लेगा तो सोचो इधर लाइट तो आएगी नहीं, तो स्क्रीन के इस हिस्से पर क्या आएगा, शैडो आया, अंधेरा डार्क आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो। जैसे मान लो इधर से कोई टॉर्च जलाओ, यहाँ से एक टॉर्च जलाओ ऐसे, और ऐसे हाथ रखो, तो हाथ के पीछे इधर तो अंधेरा होगा ना भाई, क्योंकि लाइट इधर जो आएगी वो तो यहाँ रुक जाएगी आके ऐसे, इसके ऊपर से लाइट ऐसे जाएगी, सोचो इधर एक स्क्रीन लगा दो। तो सवाल ये है कि आप गौर क्या करोगे, ध्यान से अगर देखोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, प्रैक्टिकली आपको देखने को क्या मिलेगा, ये लाइट जो ऐसे यहाँ से जा रही है ना, इसके नीचे पूरा का पूरा शैडो होना चाहिए था, लेकिन कुछ हिस्से तक, कुछ हिस्से तक, मतलब इसके नीचे थोड़ा सा और हिस्से तक भी आपको लाइट देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली इसके नीचे आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बात आपको समझ आ रही है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये है और लाइट मान लो यहाँ से ऐसे जा रही है इस तरीके से कुछ, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इसके नीचे, इसके नीचे क्योंकि ये वॉल है, ये वॉल है, तो इसके नीचे होना ये चाहिए कि जितना हिस्से तक लाइट जाए उसके नीचे डार्क होना चाहिए, लेकिन कुछ हिस्से तक आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर क्या है, लाइट है। ये बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका क्या मतलब है कि लाइट अगर यहाँ, ये जो कॉर्नर है, जो एड्ज है, ये जो किनारा है ये वॉल का, दीवार का, यहाँ से लाइट जाकर कहीं ना कहीं यहाँ से बेंड होती है, मुड़ती है, तभी तो इधर आया। सोचो इस रीजन में लाइट आने का क्या मतलब है, कहाँ से आया लाइट, कैसे आया? इसका मतलब लाइट, लाइट क्या होती है, बेंड होती है, लाइट मुड़ती है। क्या बात आपको समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी आसमान में उड़ते हुए चिड़िया का जमीन पे शैडो देखा? नहीं, नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? आसमान में चिड़िया उड़ रही है, ऊपर से सनलाइट आ रहा है, तो मान लो सनलाइट चिड़िया पे पड़ता होगा तो चिड़िया जो है सनलाइट को तो रोकती होगी ना, तो उतना एरिया वो अगर सनलाइट को रोक रही है अपने हाथ सरफेस से, तो उसका साइज है, शेप है, तो नीचे तो शैडो आना चाहिए था धरती पे। बोलो हाँ या ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? सोचो, लाइट ऐसे आई, उससे गुजरी और वो बेंड कर गई, इधर से गुजरी बेंड कर गई, इधर से गुजरी बेंड कर गई, इधर से गुजरी बेंड कर गई, आके फिर मिल गई और धरती पे लाइट आ गई। क्या बात समझ में आई आपको? उसका शैडो ही नहीं बना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है? लाइट बेंड होती है, लाइट क्या होती है, एंड से किनारे से क्या होती है, बेंड होती है, और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? अब आप आगे बढ़ोगे कि जब इसको चाहोगे कि पार्टिकल नेचर से हम प्रूफ कर दें, डिफ्रैक्शन को पार्टिकल मान के हम प्रूफ कर दें ये क्यों हो रहा है, तो नहीं कर सकते हम। आपको लाइट को वेव मानना ही पड़ेगा। पार्टिकल के अंदर बेंडिंग नेचर नहीं होती, पार्टिकल स्ट्रेट चलते हैं, पार्टिकल स्ट्रेट चलते हैं, उसके अंदर बेंडिंग नेचर नहीं होता। वेव बेंड होती है, वेव के अंदर बेंडिंग नेचर होता है, मुड़ने वाला जो नेचर होता है वो किसके अंदर, पार्टिकल के अंदर कि वेव के अंदर, वेव के अंदर। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट को वेव मानना ही पड़ेगा। तो डिफ्रैक्शन और भी है,
चौथा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, मैंने कल एक बात बोली थी, आप हैरान हो गए थे थोड़ा देर के लिए कि सर कमरे में हमने एक लाइट जलाया उजाला हो गया, दूसरा लाइट जलाया और उजाला हो गया, तीसरा जलाया और उजाला हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब लाइट पे लाइट ऑन करते जाओ, ऑन करते जाओ, ऑन करते जाओ। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि हो सकता है कमरे के किसी पॉइंट पे बहुत सारे लाइट जलाने के कारण डार्क आ जाए, अंधेरा हो जाए। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, इसको आप कहते हो इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को भी अगर फिर प्रूफ करना चाहो कि जो है सो कि लाइट को पार्टिकल मान के जो है सो कि हम प्रूफ कर दें, तो नहीं होता, वो आपको वेव मानना ही पड़ेगा, वेव नेचर से ही प्रूफ होता है। तो इंटरफेरेंस हो गया। कौन कौन सा इससे, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप चाहो कि वेव नेचर से हम प्रूफ कर दें, तो ये वाला वेव नेचर से प्रूफ नहीं होता, ये पार्टिकल नेचर से ही होता है। तो ध्यान रखना, इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से नहीं प्रूफ होता। तो ये एस्टैब्लिश करता है कि लाइट के अंदर पार्टिकल बिहेवियर होता है। ये दोनों, ये दोनों, ये एक और है पोलराइजेशन है, एक और है जो पोलराइजेशन है, ये पार्टिकल नेचर से प्रूफ नहीं होते तीनों, ये वेव नेचर से ही प्रूफ होते हैं। तो ये एस्टैब्लिश करते हैं, चिल्लाते हैं कि लाइट वेव है, वेव है, वेव है, वेव है, पार्टिकल नहीं है, लाइट के अंदर पार्टिकल्स नहीं है। ये तीनों जो फेनोमेनाज हैं, ये चिल्लाते हैं कि लाइट क्या है, वेव है। ये चिल्लाता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? ये दोनों तो आपस में कॉमन है, आप पार्टिकल मान लो, वेव मान लो, दोनों से प्रूफ हो जाते हैं। समस्या यहाँ पे है। ये कहता है कि हमको जब तक लाइट का पार्टिकल बिहेवियर नहीं दिखाओगे तब तक हम प्रूफ ही नहीं होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने ही फाइनली दिया हुआ था। और ये जो चीज़ें हैं अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने, हालांकि इसमें तो वाइडियस एक यंग साहब थे, बड़ा फेमस है उनका। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि लाइट के पास दोनों बिहेवियर है, और इन इन फेनोमेनाज के कारण हमने दोनों एक्सेप्ट कर लिए कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। आई बात समझ में? और हमने कहा फाइनली कि लाइट के पास क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, समझ में आया आपको? ठीक है, देखो आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल मीडियम। अच्छा, मीडियम क्या होता है? मीडियम वो होता है जिससे कोई भी चीज़ ट्रांसमिट होती है, जिसके थ्रू होकर के वो पास होती हैं। जैसे हम लोग चल रहे होते हैं तो हमारे लिए मीडियम क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग हमेशा हवा में चल रहे हैं, एयर में नहीं चल रहे हैं क्या? झाका हुआ, अरे हवा है कि नहीं है, एयर है कि नहीं है, हमारे अराउंड एयर है कि नहीं है? तो तुम लोग सन क्यों भाई, बोला करो। तो सुनना, बेसिकली लाइट के लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है उसके हिसाब से हमने मीडियम को ऑब्जर्व किया और फर्दर 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। एक को हमने बोला ओपेक, एक को बोला ट्रांसलूसेंट, और एक को बोला ट्रांसपेरेंट। बोलो मेरे साथ, एक को बोला ओपेक, दूसरे को बोला ट्रांसलूसेंट, और एक को बोला ट्रांसपेरेंट। ओपेक उसको बोलते हैं जिससे लाइट का थोड़ा सा भी पार्ट आर पार नहीं होता। जैसे दीवार है, कोई ब्लैक चीज़ है, जैसे आपने इधर से लाइट, जैसे हाथ है ये, मैंने इधर टॉर्च जलाया, लाइट इधर से यहाँ से आई, ये पूरा का पूरा रुक गया, लाइट का थोड़ा सा भी हिस्सा पार्शियली, मतलब जो है सो कि लाइट इधर इधर से इधर पार नहीं कर पाया, तो इसको आप क्या बोलोगे? ओपेक। क्या बोलोगे? ओपेक। सिंपल है। तो मटेरियल्स या मीडियम कह सकते हो, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल्स जो अपने से होकर के लाइट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, पूरा का पूरा ब्लॉक कर देते हैं, पार्शियली भी अलाउ नहीं करते, थोड़ा सा भी अलाउ नहीं करते। आई बात समझ में? कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे मीडियम को, सच ए मीडियम इज कॉल्ड एन ओपेक मीडियम। क्लियर है आपको? देखो जरा क्या कहता है, मटेरियल्स सच एज बटर पेपर, ग्राउंड ग्लास, पैराफिन वैक्स एंड ग्रीस्ड पेपर अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ऐसे ही कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपके पास कोई पेपर हो और उसमें ऑयल लगा हो, ग्रीस लगा हो, ठीक है, जैसे कांच हो घिसा हुआ हो थोड़ा सा, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर आप कोई लाइट सोर्स से बहुत सारी लाइटें चल के आ रही हैं, तो उस मीडियम से अगर आप पार करना चाहोगे तो कंप्लीटली लाइट पास नहीं होता, कंप्लीटली ब्लॉक भी नहीं होता, पार्शियली पास कर पाता है उससे। क्या बात आपको समझ में आई? जब पार्शियली पास करता है तो वैसे मीडियम को हमने क्या नाम दिया? ट्रांसलूसेंट। क्या नाम दिया? ट्रांसलूसेंट हमने नाम दिया। तो वही क्या, मटेरियल्स सच एज बटर पेपर, ग्राउंड ग्लास, पैराफिन वैक्स एंड
क्या बोलो, these paper allow light to pass through them partially, such a medium is called a translucent medium. क्लियर है सबको? बहुत सिंपल है. अगला आ गया कौन सा बोलो, ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो इसमें क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ. जो कंप्लीटली जाने दे, क्या करे, जो लाइट को कंप्लीटली पास आउट होने दे. मटेरियल सच एज थिन ग्लास, स्लैब, वाटर एंड एयर अलाउ लाइट टू पास फ्रीली थ्रू देम. मतलब उसमें थोड़ा सा ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए. जैसे होता है ना हमारे साथ, जैसे आप जो चश्मा पहनते हो उसमें क्या होता है, जो वाइट ग्लास का कलर का जो चश्मा होता है, उसमें लाइट जब बाहर से कोई बॉडी से चल के आ रही होती है तो कंप्लीटली इन करके आपके आई के अंदर जाती है. होता है ना ऐसे? ठीक है. अच्छा सर, मतलब बहुत सारे ग्लासेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ध्यान रखना. ठीक है. तो जो ग्लासेस हैं वो हो गए, चाहे एयर हो गया. अभी जैसे ये ट्यूबलाइट है, वहां से लाइट निकल के इमिट होकर के आ रही है, यहाँ पर एयर है. अब एयर क्या कर रहा है, इसके थ्रू होकर के लाइट तो आ रहा है, लेकिन एयर इसको ब्लॉक नहीं कर रहा है. एयर से पास आउट हो रहा है लेकिन एयर इसको ब्लॉक नहीं कर रहा है. क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो वाटर हो गया. अब देखो पानी के अंदर भी आप एक बर्तन ले लो ग्लास का, उसके अंदर वाटर डाल दो, इधर से आप टॉर्च जलाओ, लाइट एकदम ग्लास से होते हुए वाटर में जाती है, वाटर से पास होते हुए फिर निकलती है, फिर ग्लास होकर के एयर में निकल के बाहर आ जाती है. तो वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब लाइट को क्या करते हैं, पूरा का पूरा पास आउट होने देते हैं. देन ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम. क्लियर है सबको? और ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना क्या है. और ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल which allows light to pass through it is called an optical medium. आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल मीडियम में कौन कौन आता है, तो दोनों आते हैं, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट. चाहे वो पार्शियली लाइट को पास आउट होने दे या कंप्लीटली पास आउट होने दे. आई बात समझ में? अपने से होकर के गुजरने दे, हम दोनों को क्या बोलेंगे बोलो, ऑप्टिकल मीडियम. एन ऑप्टिकल मीडियम इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट्स डेंसिटी इज द सेम ऑल थ्रू इट. इसका क्या मतलब है, देखो कोई भी मीडियम जो आपका ऑप्टिकल मीडियम है जिससे लाइट पास आउट हो रही है, ध्यान सुनना, कोई भी ऐसा मीडियम जिससे लाइट गुजर रही है, अगर उसका डेंसिटी पूरा यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मीडियम. क्या बोलेंगे उसको? अदरवाइज वो हेट्रोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब यही हो गया, जैसे मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एयर ही है और अगले कमरे तक एयर ही है, लेकिन यहाँ पे एयर की डेंसिटी कुछ अलग है, वहाँ पे एयर की डेंसिटी कुछ अलग है, अगले वाले में एयर की डेंसिटी कुछ अलग है. क्योंकि अगर डेंसिटी चेंज हुई तो लाइट की स्पीड पे फर्क पड़ेगा, वो स्पीड चेंज करेगा. आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में कि जैसे कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, डेंसिटी बढ़ने से या घटने से लाइट की स्पीड पे फर्क पड़ता है. ठीक है, ये सब डिस्कशन होगा, लेकिन ध्यान रखना फिलहाल कि ऑप्टिकल मीडियम कितने टाइप के बोलो, 3. कौन कौन? ओपेक, ट्रांसलूसेंट, तीसरा ट्रांसपेरेंट. ओपेक मीडियम कैसे होते हैं, जो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे, जो लाइट को कंप्लीटली, किसी भी लाइट सोर्स से अगर लाइट रेज आ रही हैं तो उसको कंप्लीटली क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, आर पार ना होने दे, पास ना होने दे. सही बात है. ट्रांसलूसेंट क्या होता है, वो मीडियम जो पार्शियली पास होने दे. आई बात समझ में? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट. और ओपे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे बोलो? हाँ, जो लाइट रेज को फुल्ली पास होने दे. अब एक सच्चाई सुन लो, सच्चाई ये भी है कि कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो लाइट रेज को कंप्लीटली पास आउट होने दे. कुछ ना कुछ लाइट रेज को वो रिफ्लेक्ट कर ही देगा, कुछ ना कुछ लाइट रेज को वो ऑब्जर्व कर ही लेगा. आप गौर करना, कोई भी ग्लास है, कोई भी आप ग्लास लेके आओ और सनलाइट में ऐसे रख दो, आप महसूस करोगे कि जो लाइट रेज उससे पास आउट हो रही हैं, तो लाइट तो पास आउट हो रही है, बहुत सारी एनर्जी पास आउट उससे हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में वो जो ग्लास स्लैब होगा ना, वो गर्म हो जाएगा. होगा या नहीं होगा? सोचो. तो जो लाइट, जो हीट, जो रेडिएशंस चल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ग्लास स्लैब उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है. सोचो, अपने अंदर रख भी रहा है. क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो 3 चीजें होती हैं एक साथ, 3 चीजें होती हैं हमेशा. कौन कौन? तो मेरे साथ बोलना जरा, बोलो. एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. दोनों आप लोग रिफ्लेक्शन ही बोल दिया क्या? एक बोला मैंने एब्जॉर्प्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन. हाँ, एब्जॉर्प्शन क्या है समझ रहे हो, कि लाइट आया और उस
पार्टिकुलर मीडियम ने लाइट एनर्जी को कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, रख लिया। सोखना समझते हो? पानी फेंका, कपड़ा भीग गया, मतलब पानी को अपने अंदर वो सोख लिया, तभी तो भीग गया। क्या बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट एनर्जी आया, सरफेस से टकराया, और टकराया कुछ वापस लौट गया। आई बात समझ में? और रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर गया। क्या कर गया? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर गया। ये बात समझ में आई? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का इंटर कर जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। कहीं लिखा था मैंने? अभी लिखा था ना, इधर डुअल नेचर ऑफ लाइट समझा रहा था, तो पहले रिफ्लेक्शन फिर बाद में रिफ्रैक्शन लिखा था। आप लोगों के क्लास में शायद वो सेकंड लेसन है, दूसरा वाला पार्ट है। समझ में आया क्या? तो मैंने क्या बोला कि ये तीनों चीजें होती हैं। सर ऐसा है? हाँ जी ऐसा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ध्यान सुनो, ये ग्लास स्लैब है, और यहाँ से सुनना सुनना, यहाँ से ऐसे इस तरह से बहुत सारी लाइट रेज अगर आ रही हैं, और मैं इनको अगर नंबरिंग दे दूं 1 2 3 समझाने के लिए, तो ऐसा होगा कि इसमें से कुछ लाइट रेज, मैं बस दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, और भी यहाँ पे ला सकते हो आप, कुछ लाइट रेज ऐसा होगा, ठीक है, कुछ लाइट रेज क्या होंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये ग्लास स्लैब है, आपने किधर से भी पेंट नहीं करा तो सारा का सारा लाइट रेज एनर्जी पास ही हो रही है, नहीं, यहाँ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। बट अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा उसका जो अमाउंट होगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? बहुत ही कम होगी। ज्यादा क्या होगी? पास आउट। ज्यादा क्या होंगी बोलो? इससे बाहर निकल जाएंगे, ज्यादा बाहर निकल जाएंगे। और कुछ ऐसा होगा, कुछ रेज ऐसे होंगे जो इस उसकी एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? तो हम ना एक चीज देखते हैं कि मेजर क्या हो रहा है। जैसे ग्लास स्लैब अगर कलर नहीं है किधर से भी, ठीक है, तो ज्यादातर क्या हो रहा है? पास आउट हो रहा है, मतलब यहां से ग्लास में इन कर जा रहा है, फिर इन करके एयर में आ जा रहा है, ऐसा कुछ। तो हम कहते हैं कि ज्यादा पास आउट हो रहा है, तो हम कह देते हैं कि ये जो फिनोमेना है भाई, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। यही हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब लेके आते हैं, एक के पीछे हम सिल्वर कोटेड ऐसे पेंट कर देते हैं, तो क्या होता है, यहां से बहुत सारी लाइट रेज आती हैं। देखो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो आप बोलते रहते हो ना, या इस तरह का जो बहुत सारा नाम आप सुनते हो, ऐसे बहुत सारी लाइट एनर्जी आई, और यहां से क्या हुआ कि मेजर ज्यादातर एनर्जी क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया। यहां भी कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ और यहां भी कुछ ट्रांसमिशन हुआ। लेकिन यहां जब एक तरफ अगर सिल्वर कोटेड अब इसको पेंटिंग कर दोगे, कलर कर दोगे एक सरफेस को, तो ज्यादातर लाइट रेज क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? आती हैं, टकरा के वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ जो फिनोमेना होता है हम इसको नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आई? यहाँ पे जब ज्यादा एनर्जी पास आउट हो जाती है तो हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन। ऐसे ही क्या कर दो, इस ग्लास स्लैब को दोनों तरफ से पेंट कर दो और ब्लैक कलर से पेंट करो। क्या करो? ब्लैक कलर से अगर पेंट कर दोगे तो ना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा और ना ही ज्यादा ट्रांसमिशन होगा, बाहर निकलेगा। पता है क्या होगा? वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये बात समझ में? तो डिपेंडिंग कि आपने ये मटेरियल कैसा ले रखा है, किस तरह की चीजें हैं, वहां पे ये तीनों में से कोई एक इवेंट जो होता है, तीनों में से कोई एक इवेंट जो है वो मेजर तौर पे आपको देखने को मिलता है। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आपसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों फेनोमेना हर जगह होते हैं। तीनों में से जहां मेजर जो है एक होता है, हम वो नाम दे देते हैं। ज्यादा रिफ्रैक्शन हुआ, हमने इसको रिफ्रैक्शन बोल दिया, सिंपल। हम इसको इग्नोर कर गए कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, उसको भूल जाते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है, डजंट मैटर, ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है बोलो? ये पार कर जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो हम बोलते हैं ये रिफ्रैक्शन है। क्या बात समझ में आई आपको? यहाँ पे आपने एक तरफ सिल्वर कोटेड पेंट कर दिया एक सरफेस को, लाइट आई रिफ्लेक्ट कर गई, लाइट आई रिफ्लेक्ट कर गई, लाइट आ रही है टकरा के वापस लौट जा रही है, आ रही है लौट जा रही है, तो हमने इस फिनोमेना का नाम दिया रिफ्लेक्शन। यहाँ भी ट्रांसमिशन हो रहा है बट बहुत कम हो रहा है, यहाँ भी पास आउट होती है एनर्जी, लाइट एनर्जी, बट इस यहाँ पे बहुत कम होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम नाम देते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। क्या बात आपको समझ में आई? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये तीनों जो फिनोमेना होते हैं एक साथ
एक ही जगह पे अकर होती हैं, मतलब ये तीनों के तीनों फिनोमेना एक ही साथ होती हैं। हम अगर कहीं कहते हैं कि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बस ये दिमाग में रखना है कि वो मेजर है, ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए हम उसका रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां रिफ्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वहां हो रहा है बट उसका, बोलो, वो एनर्जी बहुत ही क्या है, कम है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये बात मैंने आपको समझाया कि अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल विच अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट, अपने से होकर के लाइट को पास होने के लिए अलाउ करते हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो चाहे वो ट्रांसलूसेंट हो। ट्रांसलूसेंट पार्शियली करता है, ट्रांसपेरेंट फुल्ली करता है, ठीक है। ओके, इट इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम। तो ऐसे मीडियम को जो पार्शियली अलाउ करे या फुल्ली अलाउ करे, ऐसे मीडियम को हमने क्या नाम दिया, ऑप्टिकल मीडियम। एंड क्या बात समझ में आई कि एन ऑप्टिकल मीडियम इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट्स डेंसिटी इज द सेम ऑल थ्रू इट। मतलब हर जगह पे अगर उसका डेंसिटी सेम है, डेंसिटी चेंज अगर नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑप्टिकल मीडियम है कैसा है, होमोजेनियस है, अदरवाइज इट इज सेड टू बी हेट्रोजेनियस। क्या बात समझ में आई। ये हमको पता होना चाहिए। आप एक चीज शायद आप कहीं हीट या हीट चैप्टर में या ऐसा कुछ आपने सुना होगा, जानते होंगे, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि हमारे एटमॉस्फेयर में ना, एटमॉस्फेयर में जो एयर की डेंसिटी है वो हर जगह पे सेम नहीं है। आप गौर करोगे, सही से सोचोगे थोड़ा सा, तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे डेंसिटी एयर की लो होती है, और जहाँ पे ठंडा तापमान होता है, जहाँ पे ठंडा होता है, जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ एयर पास पास में रहते हैं। जैसी गर्मी आती, आप देखो गर्मी के दिन में कुत्ता को हाँफते हुए देखे हो, क्या उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम होता है उनको। खैर मुझे नहीं पता कि वो उससे कुछ रिलेट करता है नहीं करता, बट मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से आ गया ये। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब गर्मी आती है तो जो एयर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। और ठंडी में बहुत सारे मॉइस्चर, ये बारिश वगैरह होता है तो बहुत सारे एयर के ड्रॉप्स वगैरह, ये चाहे ओस जो आप बोलते हो, ये सब क्या होते हैं, एयर की डेंसिटी को और बढ़ा देते हैं। तो ठंडे तापमान जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और डेंसिटी से फर्क पड़ता है, लाइट को फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो कब होमोजीनियस बोलेंगे कब हेट्रोजीनियस बोलेंगे, ये दिमाग में रखना है।